तो हमारा टॉपिक है लिमिट्स। और लिमिट्स में सबसे पहले हम समझते हैं कि लिमिट्स होती क्या है, बेसिक आइडिया इसका क्या है। इसमें कुछ वर्ड नए नए मिलेंगे, राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और एग्जिस्टेंसी ऑफ लिमिट्स। तो इनका क्या मीनिंग है। तो सबसे पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। लिमिट के बारे में मैं आपको बता दूं कि लिमिट को हम इस तरीके से डिनोट करेंगे, ऐसे लिखेंगे, कई बार आपने यूज़ भी किया है, लिमिट x टेंडिंग टू a f x, या तो ऐसे लिखा जाएगा, या कई बार लिमिट x टेंडिंग टू a f x। मतलब f x कोई फंक्शन हमको गिवन है, डिनोट करने का मेथड यही है। x टेंडिंग टू a का मतलब ये है कि x की एग्जैक्टली वैल्यू a की इक्वल नहीं है, टेंस टू a, मतलब a की तरफ अप्रोच कर रहा हो सकता है राइट साइड से अप्रोच कर रहा हो और हो सकता है लेफ्ट साइड से। जैसे ये x इक्वल टू a है तो हो सकता है राइट साइड से अप्रोच कर रहा हो और हो सकता है लेफ्ट साइड से। तो राइट साइड से जब करेगा तो उसको राइट हैंड लिमिट बोलेंगे, और जब लेफ्ट साइड से अप्रोच करेगा तो उसको लेफ्ट हैंड लिमिट बोलेंगे। किसी फंक्शन की जब कभी हम किसी पॉइंट पे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं ला पाते, नहीं ढूंढ पाते, तो हम क्या करते हैं, उसके राइट हैंड साइड की जो लिमिट है वो फाइंड आउट करते हैं, और फिर लेफ्ट हैंड साइड की जो लिमिट है वो फाइंड आउट करते हैं, और वो लगभग बराबर हो जाती है। तो हम बोल देते हैं कि उस फंक्शन की एट x इक्वल टू a पर भी वैल्यू वही है जो राइट हैंड लिमिट है और लेफ्ट हैंड लिमिट है। और राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट जब इक्वल हो जाती है तो हम बोल देते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। कोई एक फंक्शन अगर हमारे पास है जिसकी हम एग्जैक्ट किसी पॉइंट पे वैल्यू नहीं निकाल पा रहे हैं, वो वहाँ पर अनडिफाइंड हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, उसके थोड़ा पहले जाके और थोड़ा बाद में जाके, थोड़ा पहले का मतलब है जैसे 3 है तो 3 से थोड़ा पहले 2.99 समथिंग, और 3 के थोड़ा बाद में 3.111 या 3.001, बिल्कुल छोटी सी डिस्टेंस h ले लेते हैं। वो h जो होता है वो एक बहुत छोटी सी डिस्टेंस होता है जिसको बोलते हैं टेंडिंग टू 0। ये h अभी हम एक कंसीडर करेंगे। तो उसके थोड़ा पहले हम लेंगे तो a माइनस h, और थोड़ा बाद में लेंगे तो क्या हो जाएगा a प्लस h। h जो है वो अब देखने में ये बहुत दूर दूर लग रहा है, लेकिन ये बिल्कुल नेबरहुड पॉइंट है, बिल्कुल पास के पॉइंट है। अब इनको हम दिखाएंगे तो थोड़ा दूर ही दिखाएंगे, नहीं तो पास में एग्जैक्टली बिल्कुल पास में नहीं दिखा सकते। तो इसलिए हमने ये h डिस्टेंस ली है, लेकिन ये h डिस्टेंस बहुत छोटी सी डिस्टेंस है, इस बात का हमको ध्यान रखना है, ठीक है। ये h डिस्टेंस बहुत छोटी डिस्टेंस है। अब जैसे कोई फंक्शन हम ले लेते हैं, अभी मैं लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, ये सारी डेफिनेशन लिख दूंगा अभी, ठीक है ना। अभी देखते हैं कि जैसे हमने कोई फंक्शन ले लिया, कोई एक हम फंक्शन ले लेते हैं एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2, और हमको फाइंड आउट करना है लिमिट x टेंडिंग टू 2 एफ एक्स, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी। तो हमें बताना है लिमिट x टेंडिंग टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2। अब जैसे ही हम यहाँ पर x इक्वल टू 2 पे वैल्यू निकालेंगे तो 2 पे वैल्यू तो 0 आ जाएगी अपॉन में, और अपॉन में 0 तो नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब 2 पे ये एग्जैक्ट वैल्यू तो हमको दे ही नहीं पाएगा। ये फंक्शन जिसमें हम वैल्यू पुट कर रहे हैं x की वैल्यू टेंडिंग टू 2 का मतलब एग्जैक्टली 2 की इक्वल नहीं है, लेकिन लगभग बिल्कुल छोटा सा डिफरेंस, बहुत छोटा सा डिफरेंस h होता है, तो हम एग्जैक्टली 2 पुट ही कर देते हैं। वो कहने के लिए होता है कि टेंडिंग टू 2, लेकिन बाद में जब हम टेकिंग लिमिट लेते हैं, लिमिट लेने पर जब हम करते हैं तो बाद में हम h की जगह पे या x की जगह पे जो लिमिट्स गिवन है वो पुट कर देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर x की जगह पे 2 पुट करेंगे तो ऊपर भी 0 आएगा और नीचे भी 0 आ जाएगा। तो अपॉन में 0 नहीं आना चाहिए, ऊपर में 0 आ जाए तो चलेगा। वैसे ये 0 अपॉन 0 और ये इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, अभी ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है, अभी थोड़ी देर बाद आगे हम इसके बारे में बात करेंगे। अभी सिर्फ हमें ये देखना है कि कोई भी ऐसा पॉइंट अगर हमको मिलता है जिस पे हम लिमिट्स नहीं फाइंड आउट कर सकते, तो हम उसके नेबरहुड पॉइंट पे लिमिट्स ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं, उसके थोड़ा सा पहले और उसके थोड़ा सा बाद। और उन पे जब हम देखते हैं तो लिमिट्स अगर लगभग इक्वल आ रही है तो वही वैल्यू जो है वो x इक्वल टू 2 के लिए भी हो जाएगी।
अगर हम 2 से थोड़ा पहले लेंगे और 2 के थोड़ा बाद में लेते हैं और वही वैल्यू आती है जो इस पे दे रहा है, दोनों पे सेम आ रही है, लगभग सेम आ रही है, तो हम कह देंगे कि एग्जैक्टली 2 पर भी यही वैल्यू होने वाली है। ठीक है ना। तो इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं, पहले हम 2 से 2 तो कैंसिल कर देते हैं, मतलब इसको फैक्टराइज कर देते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 2। तब तक हम डायरेक्ट लिमिट पुट नहीं कर सकते जबकि अपॉन में 0 का टेंशन रहेगा। जैसे ही अपॉन में 0 का टेंशन खत्म होगा तो ये बन जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 2x प्लस 2, और फिर जैसे ही यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे x इक्वल टू 2 टेकिंग लिमिट, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2, तो आंसर क्या आ जाएगा 4। तो ये हो जाएगा हमारा मेथड लिमिट को सॉल्व करने का। तो ये तो डायरेक्ट मेथड हो गया कि कट कर दिया हमने। कई बार हमारे साथ प्रॉब्लम क्या होगी कि हम नहीं कर पाएंगे, तो हम क्या करेंगे, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड दोनों ही लिमिट्स लेंगे और उसके बाद फिर इसको सॉल्व करके देखेंगे। जैसे अगर मैं इसको बनाना चाहूँ इस टाइप से इसका चार्ट, तो देखिए कैसे बनेगा ये। हम वैल्यू निकालना है, f ऑफ 2 पर वैल्यू निकालेंगे, 2 से थोड़ा पहले वैल्यू निकालेंगे और 2 के थोड़ा बाद में वैल्यू निकालेंगे। जैसे 2 से थोड़ा पहले 1.999 ले लेते हैं, फिर उसके थोड़ा और f 1.99 ले लेते हैं, या हम और थोड़ा पहले f 1.9 ले लेते हैं इस टाइप से। और सिमिलरली 2 के बाद ले लेते हैं 2.001, फिर एक ले लेते हैं f ऑफ 2.01 और एक और ले लेते हैं f ऑफ 2.1। तो यहाँ पर जब हम वैल्यूज सबकी निकालेंगे यहाँ पर, तो देखो क्या होगा, f ऑफ 2 पे जो वैल्यू है वो तो अनडिफाइंड है। अभी हमने देखा कि f ऑफ x की वैल्यू x² माइनस 4 अपॉन x माइनस 2 है, तो f ऑफ 2 पे तो वैल्यू निकाल ही नहीं सकते हो आप। तो 2 पे वैल्यू क्या दे रहा है, अनडिफाइंड। ये वैल्यू तो अनडिफाइंड है, लेकिन जैसे ही आप इसको फैक्टराइज करते हैं तो ये x प्लस 2 बन जाता है। ठीक है ना। तो बगैर फैक्टराइज किए भी अगर आप यहाँ पर भी वैल्यू x की वैल्यू 2.001 पुट करेंगे और जब उसको सॉल्व करेंगे तो ये वही देगा जो x प्लस 2 देने वाला है। तो x प्लस 2 करोगे, x की जगह पे 2.001 पुट करोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 4.001। यहाँ पर क्या आएगी, 4.01। अरे भाई x की वैल्यू रख रहे हैं यहाँ पर, इस x की जगह पे x की वैल्यू रख रहे हैं। जब हमने 2.001 रखा तो 4.001 आ गई, 2.01 रखा तो 4.01 आ गई और ये 4.1 आ गई। सिमिलरली जब उसके थोड़ा पहले गए तो 3.999 आ गई, ये 3.9 हो जाएगी, 99 और ये 3.9। तो हम देखेंगे यहाँ पर कि ये जो है वो 4 के लगभग क्लोजर आ रही है। अगर आप यहाँ पर देखें तो ये भी 4 है, ये भी 4 पॉइंट समथिंग, ये भी 4, और 3.99 का मतलब भी लगभग 4 के इक्वल होता है। तो ये सारी की सारी वैल्यू जितनी भी है वो सारी की सारी क्लोजर है 4 के। और ये अगर 4 के इक्वल है तो हम बोल देते हैं कि x इक्वल टू 2 पर भी उसकी लगभग वैल्यू जो है वो 2 की इक्वल होगी, सॉरी 4 की इक्वल होगी। x इक्वल टू 2 पे अगर हम पुट कर रहे हैं तो जो इसकी वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी, लिमिट्स की वैल्यू। तो आंसर हमारा क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 2 x² माइनस 4 अपॉन x माइनस 2, इसकी वैल्यू 4 हो जाएगी। तो लिमिट्स में हमेशा एग्जैक्ट वैल्यू में आंसर देंगे, अप्रॉक्सीमेट आंसर नहीं आएगा लिमिट्स का, हमेशा एग्जैक्ट वैल्यू में ही आंसर आएगा। कि हम कहते हैं कि इसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेट इतनी है, लिमिट्स की एग्जैक्ट वैल्यू आएगी, आंसर जो होगा वो एग्जैक्टली इक्वल टू में ही हमें देना पड़ेगा। ये सारी की सारी वैल्यू लगभग 4 के इक्वल आ रही है, तो इसलिए इनको हम क्या कर देते हैं, आंसर हम अपना दे देंगे कि 4 होगा। राइट हैंड में देखा हमने, ये बाई 2 से आगे जा रहा है, 2.01, तो इधर की तरफ जब जा रहे हैं तो राइट हैंड साइड में जा रहे हैं तो राइट हैंड, और इधर जा रहे हैं तो लेफ्ट हैंड में जा रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, 2 से थोड़ा सा पहले और 2 के थोड़ा बाद जा रहे हैं तो ये 2 प्लस हो जा रहा है, और इधर जब जा रहे हैं तो 2 माइनस हो जा रहा है। ठीक है। तो दो तरह की लिमिट हमें मिलेंगी, एक राइट हैंड लिमिट और एक लेफ्ट हैंड लिमिट। तो इनके बारे में लिख लेते हैं। राइट हैंड लिमिट हेडिंग लिख लेते हैं, और
क्या होती है राइट हैंड लिमिट? इफ एक्स अप्रोचेस फ्रॉम राइट, क्या हो जाएगी? इफ एक्स अप्रोचेस फ्रॉम राइट, that is from larger value of x than a. ठीक है ना? तो इसको हम क्या बोलेंगे कि then the limit of fx is called, then the limit of fx is called राइट हैंड लिमिट. क्या हो जाएगी ये? राइट हैंड लिमिट. ठीक है, तो राइट हैंड लिमिट का मतलब समझ में आ गया कि अगर हमने x इक्वल टू ए कोई पॉइंट लिया हुआ है और हम लार्जर x इक्वल टू ए कोई पॉइंट है और उससे हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, जैसे हमारे पास ये पॉइंट x इक्वल टू ए है, तो इसके आगे थोड़ा सा जब हम अप्रोच करते हैं, मतलब यहाँ से जब हम अप्रोच करेंगे तो a प्लस हो रहा है, a में कुछ वैल्यू ऐड हो रही है, तो अब हम इसको बोलेंगे राइट हैंड लिमिट. इसका जो मेथड होगा वो क्या हो जाएगा? हम कह सकते हैं कि इसका जो फॉर्मूला होगा वो कैसे लिखोगे आप? तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a प्लस h, या तो ऐसे लिख सकते हो या लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस बोल सकते हो fx. दोनों का मतलब सेम है. जब हमने h टेंडिंग टू 0 लिया है, मतलब h को एक छोटा सा पॉइंट लिया है जो लगभग 0 के इक्वल है, तो a में थोड़ा ऐड किया तो नेबरहुड पॉइंट ये वाला मिलेगा a प्लस h. तो हम चाहे ऐसे लिखें राइट हैंड लिमिट को कि हम पहले फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे और फंक्शन की वैल्यू जब हमें मिल जाएगी तो हम उसमें x की जगह पे h की जगह 0 पुट कर देंगे और x की जगह पे a प्लस h पुट कर देंगे. या हम सीधे सीधे इस तरीके से भी डिनोट कर सकते हैं लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस fx. तो एक फार्मूले के तरीके इसको समझ सकते हैं. अभी हम एग्जिस्टेंसी निकालेंगे राइट हैंड और लेफ्ट हैंड, तो हम इसी का यूज़ करेंगे, चाहे ये और या फिर ये वाले. तो ये राइट हैंड लिमिट निकालने का मेथड हो जाएगा. कोई प्रॉब्लम इसमें? सेम वैसे ही लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए ले लेते हैं. जब आप लेफ्ट हैंड लिमिट का लिखोगे सेम यही मेथड हो जाएगा, सब कुछ यही, बस लेफ्ट साइड से जाएंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट्स. तो लेफ्ट हैंड लिमिट्स में क्या हो जाएगा? यहाँ पर लिख लेते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट. जैसे यहाँ पर हमने लिखा है इफ x अप्रोचेस फ्रॉम राइट दैट इज फ्रॉम लार्जर वैल्यू ऑफ x देन a, then the limit of fx is called right hand limit. Similarly, if x approaches from left, if x approaches from left, if x approaches from left, that is from लार्जर की जगह क्या हो जाएगा? स्मॉलर, स्मॉलर वैल्यू ऑफ x, स्मॉलर वैल्यू ऑफ x देन a, then the limit of fx is called
लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, तो ये अगर हमारे पास x इक्वल टू ए कोई पॉइंट है, तो अगर हमने लेफ्ट साइड से अप्रोच किया है तो ये a माइनस एच हो जाएगा, थोड़ा सा कम हो रहा है, तो ये h डिस्टेंस पे a माइनस एच हो जाएगा, या x टेंडिंग टू a माइनस हो जाएगा। तो इसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे हम, लिमिट x टेंडिंग टू, जैसे वहाँ पर हमने लिखा है लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a माइनस एच, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a माइनस एच, या फिर लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस f ऑफ x। इस दोनों का मतलब सेम है, चाहे आप f ऑफ a माइनस एच बोल दो, a में से कुछ कम किया गया है और बाद में h की जगह पे 0 पुट किया है, और या फिर हम बोल दें कि x टेंडिंग टू a माइनस, x टेंडिंग टू a माइनस का मतलब भी वही हुआ कि फंक्शन में x की जगह पे हम a से कुछ कम वैल्यू ले रहे हैं, यानी उसका नेबरहुड पॉइंट तो ले रहे हैं। नेबरहुड पॉइंट का मतलब क्या हुआ, उसके थोड़ा सा आगे वाला पॉइंट और उसका थोड़ा पहले वाला पॉइंट, तो वही नेबरहुड पॉइंट जो है वही है राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट, और इन दोनों के वैल्यू हम अलग अलग निकालेंगे। फिर आ जाता है एग्जिस्टेंसी ऑफ लिमिट। तो एग्जिस्टेंसी ऑफ लिमिट का मतलब क्या होता है कि अगर राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों इक्वल है, तो उसको हम बोल देते हैं कि फंक्शन जो है वो लिमिट जो है वो एग्जिस्ट करे। तो नेक्स्ट हो जाएगा एग्जिस्टेंसी ऑफ लिमिट्स। इसमें क्या होगा, इफ राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, अगर राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों इक्वल हो गए तो इसको हम क्या बोल देंगे कि ये लिमिट जो है वो एग्जिस्ट करे। कंटिन्यूटी में से थोड़ा सा चेंज हो जाता है, वहाँ पर हम वैल्यू ऑफ फंक्शन भी निकाल देते हैं, ये भी हम खैर 12th में करेंगे। वहाँ पर भी हम एग्जिस्टेंसी ऑफ लिमिट तो निकालेंगे ही, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट तो निकालेंगे ही, वहाँ पर वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी निकालेंगे, और अगर वो तीनों इक्वल हो जाते हैं तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो जाता है। कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है कि फंक्शन कहीं पर ब्रेक नहीं हो रहा, कहीं टूट नहीं रहा। जैसे मान लिया ये फंक्शन है, कहीं पर ब्रेक नहीं हो रहा, तो ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। ये यहाँ से गया और यहाँ पर टूट गया तो ये डिसकॉन्टिन्यूअस हो गया, ये ब्रेक हो गया यहाँ पर। तो ये खैर अभी हम आगे बातें करेंगे, ठीक है ना भाई। यहाँ पर ये फंक्शन टूट गया ना, देखो ना यहाँ पर, ये अगर हम y इक्वल टू एक्स प्लस 2 की बात कर रहे थे यहाँ पर, तो ये हमारे पास जो फंक्शन आया था ये आया था y इक्वल टू एक्स प्लस 2। तो y इक्वल टू एक्स प्लस 2 का ग्राफ जो होगा वो कैसे बन जाएगा हमारा, 2 पर ये फंक्शन नहीं देने वाला वैल्यू, जैसे यहाँ पर 0 ले लिया, ये 1 ले लिया, ये 2 ले लिया, ये -1 और ये -2। तो अगर हम x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 2, और y की वैल्यू 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू -2। तो -2, 0 से लाइन जाएगी और 2, 0 से जाएगी, तो 2, 0 यहाँ कहीं पर होगा, ये 2, 0 और ये, एक मिनट, जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 2, और y की वैल्यू जब 0 तो x की वैल्यू -2। तो हमारे पास जो पॉइंट मिल गया वो मिल गया 0,2। तो ये 0,2 यहाँ कहीं पर होगा, अगर ये 1 है तो ये 0,2 पॉइंट होगा। तो ये लाइन कुछ इस टाइप से जाएगी, ये एक हमारी लाइन जाएगी, लेकिन ये 2 पर डिफाइंड नहीं है, तो 2 पर ये ब्रेक हो जाएगा। आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो 2 पर यहाँ पर हमको वैल्यू नहीं मिली। बाकी ये y इक्वल टू एक्स प्लस 2 की लाइन बनने वाली है। वैसे y इक्वल टू एक्स प्लस 2 तो एक स्ट्रेट लाइन होती है, लेकिन ये फंक्शन y इक्वल टू एक्स प्लस 2 का थोड़ा ना, वो तो फंक्शन जो था वो x² -4 अपॉन x -2 का था ना, तो 2 पर डिफाइंड नहीं था। तो ये हम देख रहे हैं यहाँ पर कि ये 2 पर जो है वो डिफाइंड नहीं है, 2 के थोड़ा पहले जा रहा है और 2 के थोड़ा बाद में जा रहा है, तो वैल्यू लगभग 4 की इक्वल आ रही है, तो इसलिए हमने इसका आंसर 4 दे दिया। 2 पर ये डिफाइंड नहीं है, तो इस तरह के फंक्शन को हम क्या बोल देंगे कि ये डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। तो अगर इसको कॉन्टिन्यूअस भी होना पड़े तो क्या करना पड़ेगा, अरे भाई 2 पे भी वैल्यू 4 दे दे, वैल्यू एट x इक्वल टू 2, तो वो भी 4 दे दे,
तो राइट हैंड लिमिट भी 4, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 4 और वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी 4। तो जो फंक्शन है वो हमारा कॉन्टिन्यूस फंक्शन हो जाएगा, कहीं पर ब्रेक ही नहीं होगा। ठीक है ना। क्या ये कॉन्टिन्यूटी हम बाद में करेंगे, अभी सिर्फ समझने के लिए ताकि बाद में आपको याद रहे। राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट तो अभी हम निकालना सीखेंगे, कॉन्टिन्यूटी के लिए हम बाद में देखेंगे। लेकिन ये कॉन्टिन्यूस कब होगा, जब 2 पे ये ब्रेक ना हो। तो 2 पर भी वैल्यू अगर कोई 4 दे दे हमको, तो राइट हैंड लिमिट भी 4, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 4 और वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी 4। तो राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट वैल्यू ऑफ द फंक्शन इक्वल, तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस। पूरे चैप्टर में यही करना है, आप चाहे तो अभी से उसको देख सकते हैं। पूरा काम वही करना है, राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन तीनों इक्वल है तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस। एग्जिस्टेंसी के लिए हमें राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल होनी चाहिए। इफ राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, देन लिमिट एग्जिस्ट। अगर राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट के इक्वल है तो फिर हमारी जो लिमिट है वो एग्जिस्ट कर रही है। तो जब भी कहेगा एग्जिस्टेंसी चेक करो किसी क्वेश्चन में, तो हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे और दोनों को इक्वल प्रूव करेंगे। ठीक है। जैसे क्वेश्चन देखते हैं, नेबरहुड पॉइंट के बारे में मैं नहीं बता रहा हूँ। नेबरहुड पॉइंट का मतलब यही हो गया कि उसके आसपास के, उसको एनबीडी करके भी बोलते हैं। एनबीडी, नेबरहुड को एनबीडी करके भी शॉर्टकट में लिखा जाता है। ठीक है। तो वो एनबीडी का मतलब नेबरहुड पॉइंट ही है। जैसे ए है तो ए के थोड़ा पहले और थोड़ा सा बाद में ए माइनस एच और ए प्लस एच। कई बार ऐसा होगा कि फंक्शन में हम दोनों साइड की वैल्यू निकाल ही नहीं पाएंगे। जैसे कोई लिमिट्स होगी तो हम हो सकता है राइट हैंड लिमिट निकाल पाए, लेफ्ट हैंड लिमिट ना निकाल पाए, या हो सकता है कोई ऐसा फंक्शन मिले जिसमें हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल पाएंगे, राइट नहीं निकाल पाएंगे। तो उसको हम बोलेंगे वन साइडेड लिमिट, जिसमें सिर्फ एक ही तरफ की लिमिट जो है वो डिफाइंड है, दूसरे तरफ की लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। ठीक है ना। कई सारे फंक्शन अभी हमको ऐसे मिलेंगे जो, जैसे मान लिया कोई फंक्शन ऐसा है कि जो 1 के बाद आता ही नहीं, तो 1 पे अगर 1 के बाद नहीं आता तो 1 माइनस एच तो मिलेगा, लेकिन 1 प्लस एच नहीं मिलेगा। 1 प्लस एच पे हम वैल्यू ही नहीं निकाल पाएंगे। तो हम कहेंगे कि भाई ये वन साइडेड लिमिट वाला केस है, इसमें सिर्फ हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल सकते हैं या फिर राइट हैंड। अभी हम केसेस देखेंगे तब हमको आइडिया होगा कि हाँ ये लिमिट इसमें हम वन साइड ही है, दूसरे साइड की लिमिट है ही नहीं। अब देखिए जैसे इसका क्वेश्चन देखते हैं, हमें एग्जिस्टेंसी चेक करनी है, राइट हैंड लिमिट निकालनी है, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है। क्वेश्चन है हमारा, let a function f be defined एक फंक्शन f(x) डिफाइंड है, f ऑफ x इक्वल टू, इस तरीके से फंक्शन की वैल्यू गिवन है। x है जब x की वैल्यू 0 से 1/2 के मिड में है। एक x इक्वल टू 1/2 पे वैल्यू है जो 0 है, और एक 1/2 से x की वैल्यू 1 के मिड में है। यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू x माइनस 1 है। अब हमें राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट बतानी है इसकी। लिमिट x टेंडिंग टू 1/2 पे f(x) की एग्जिस्टेंसी हमको चेक करनी है कि ये एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं एग्जिस्ट कर रहा है। तो चलिए क्वेश्चन मैं बता देता हूँ। वैसे इसका डायरेक्ट भी मेथड होता है, जब ऑब्जेक्टिव करेंगे तो फिर ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये तो मेथड जो है किसके लिए है, ये सब्जेक्टिव पार्ट के लिए। जब हमारा स्कूल लेवल का क्वेश्चन पेपर होगा तो उसमें हम ऐसे सॉल्व करेंगे। बाकियों में तो हम डायरेक्ट ही कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं सीधे ही। अभी मैं वो डायरेक्ट मेथड भी बताता हूँ आपको।
कैसे चेक करेंगे? पहले हम लिखेंगे राइट हैंड लिमिट और लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ किस पे चेक कर रहा है? फॉर्मूला होता है a प्लस एच और लिमिट x टेंडिंग टू a की बात हो रही है, तो इसका मतलब a की वैल्यू क्या है? 1/2। तो हम चेक कर रहे हैं लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1/2 प्लस एच। 1/2 प्लस एच, तो ये हमको बताएगा कि जो f ऑफ x जो दिया है, ब्रैकेट में x जो दिया है, वो बताएगा हमको कि हमें x ग्रेटर देन 1/2 पे चाहिए कि x लेस देन 1/2 पे चाहिए, क्योंकि हमें फंक्शन की तो तीन वैल्यू दी हुई है, तो हमें इनमें से कौन सी लेनी है? तो ये x है, तो x बता रहा है हमको कि x में 1/2 में कुछ ऐड किया जा रहा है, और वैसे भी राइट हैंड का मतलब यही होता है, लिमिट x टेंडिंग टू 1/2 प्लस, तो 1/2 प्लस का मतलब क्या हुआ? 1/2 से कुछ बड़ा हो रहा है। तो अगर 1/2 से बड़ा ले रहे हैं तो कौन सा लेंगे, ऊपर वाला कि नीचे वाला फंक्शन? तो यहाँ पर आंसर आएगा हमारा कि भाई 1/2 से, ये देखिए 1/2 से बड़े के लिए फंक्शन की वैल्यू x माइनस 1 है, तो f ऑफ x की वैल्यू हम x माइनस 1 लेंगे, और इसी में हम x की जगह पे क्या पुट कर देंगे? 1/2 प्लस एच। हमें f ऑफ x इतना है, तो हम f ऑफ 1/2 प्लस एच कितना हो जाएगा? तो 1/2 प्लस एच माइनस 1। तो ये हम डायरेक्ट यहाँ रख देते हैं, लिमिट h टेंडिंग टू 0 1/2 प्लस एच माइनस 1। और जैसे ही हमारे पास ये मिल गया, लिमिट पुट कर देते हैं, डायरेक्ट लिमिट पुट कर देंगे और h की जगह पे 0 पुट कर देंगे, तो 1/2 प्लस 0 माइनस 1, तो ये माइनस 1/2 आ जाएगा, यानी राइट हैंड लिमिट जो है वो माइनस 1/2 आ गई। अब लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करते हैं, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1/2 माइनस एच। अब ये फिर ये बता रहा है कि 1/2 से कम हो रहा है, वैसे भी लेफ्ट हैंड लिमिट में 1/2 से कम के लिए है, तो 1/2 से कम के लिए फंक्शन f ऑफ x क्या दे रहा है? ये लिखा हुआ है f ऑफ x जो है वो x दे रहा है। 1/2 से कम के लिए फंक्शन f ऑफ x की वैल्यू x लेनी है, तो f ऑफ 1/2 माइनस एच क्या हो जाएगा? तो 1/2 माइनस एच हो जाएगा। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 1/2 माइनस एच, और h की जगह जैसे ही आप 0 पुट करेंगे तो 1/2 माइनस 0, तो 1/2 आ जाएगा। यहाँ पूरा लाइन एक एक लिख के लिखाना पड़ेगा। तो टेकिंग लिमिट्स, और राइट हैंड लिमिट जो है वो 1/2 आई है माइनस का, और लेफ्ट हैंड लिमिट प्लस की आई है 1/2, तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, इसकी लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है। लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट ऐसे लिखेंगे पूरा शॉर्टकट पर। कोई प्रॉब्लम इसमें? एक क्वेश्चन और मैं दे रहा हूँ, आप उसका आंसर बताएं फिर। लिमिट x टेंडिंग टू 2 गिवन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ये जो है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर को डिनोट कर रहा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो x टेंडिंग टू 2 पर हमको बतानी है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, ये एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही है, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या है।
बताओ बच्चों आंसर इसका, किसी को आइडिया? नहीं? देखो अब यहाँ पर मैं बता देता हूँ, अच्छा नहीं पता है किसी को तो भी। देखिए यहाँ पर क्या है, जब भी कभी ग्रेटेस्ट इंटीजर का केस होगा थोड़ा सा हमें ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे हम राइट हैंड लिमिट ले रहे हैं तो लिमिट एच टेंडिंग टू ज़ीरो, हम क्या करते हैं एफ ऑफ ए प्लस एच करते हैं, तो यहाँ पर टू प्लस एच, और फंक्शन तो ये एक्स ही है, यहाँ पर तो दो फंक्शन है नहीं, तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू तो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स ही है, तो एफ ऑफ टू प्लस एच क्या हो जाएगा? अरे भाई एक्स की जगह पे टू प्लस एच रख देंगे। अब देखिए गलती यहाँ पर क्या हो जाती है, लोग क्या गलतियाँ कर देते हैं, ये टू प्लस एच रखा और एच की जगह पे ज़ीरो रख देते हैं और कह देते हैं कि भाई इसकी वैल्यू क्या आ गई टू, यहाँ पे टू प्लस ज़ीरो तो ये वैल्यू टू। सिमिलरली लेफ्ट हैंड लिमिट जब निकालेंगे तो लिमिट एच टेंडिंग टू ज़ीरो एफ ऑफ टू माइनस एच, और टू माइनस एच रखने के बाद ये फंक्शन की वैल्यू फिर टू माइनस एच आ जाएगी लिमिट एच टेंडिंग टू ज़ीरो पे, और फिर एच की जगह पे ज़ीरो पुट कर देते हैं तो टू माइनस ज़ीरो तो ये टू। तो राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो इक्वल आ गई, और इक्वल आने के बाद ये कह दिया गया कि भाई लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तो ये गलत हो गया, ऐसा काम हमें नहीं करना है। ग्रेटेस्ट इंटीजर के केस में हमको ध्यान रखना पड़ेगा, फ्रैक्शनल पार्ट के केस में, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, ठीक है ना। तो इन फंक्शंस के बारे में हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि हम कैसे करेंगे इनको, तो फिर इस टाइप से हम इनको नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे फिर इसमें, ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले केसेस में हमें क्या करना चाहिए? तो देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम देख रहे हैं कि टू में कुछ वैल्यू ऐड हो रही है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर आपने पढ़ा हुआ है, इसमें क्या होता है कि अगर 2.9 है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आ जाता है, 2 आ जाता है। 2.9 का मतलब 2 से 3 के मिड में है वैल्यू, तो जो सबसे कम वैल्यू होती है वो ये ले लेते हैं। 2.9 का आंसर भी 2 होगा और 2.1 का आंसर भी 2 होगा, क्योंकि हमेशा 2 और 3 के बीच में आएगा 2.9। तो 2 प्लस एच का मतलब 2 में कुछ वैल्यू ऐड हो रही है, 2 पॉइंट समथिंग कुछ बना होगा, तो उसका जब हम ग्रेटेस्ट इंटीजर लेंगे तो 2 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 आएगा। जबकि जब 2 माइनस एच करोगे, यहाँ पर 2 माइनस एच कर रहे हो तो 2 से कुछ कम वैल्यू हो गई होगी, 1.999 समथिंग हुई होगी, और 1.999 समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 और 2 के मिड में आएगा। तो 1 और 2 के मिड में अगर आया तो इसका जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, 1 और 2 के बीच का ग्रेटेस्ट इंटीजर, जैसे 1.9 है तो उसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी। तो ये राइट हैंड लिमिट 2 दे रहा है और लेफ्ट हैंड लिमिट क्या दे रहा है, 1। तो राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है, तो फिर आंसर हो जाएगा लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। बात क्लियर हो रही है कि इसमें अभी भी कोई प्रॉब्लम आपको बताइए? चलिए एक और देखते हैं। एक दूसरा हमारे पास है, उसमें है लिमिट x टेंडिंग टू 0 मॉड x अपॉन x। इसका हमें राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करके बताना है क्या होगा। राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट, मॉड x अपॉन x। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 मॉड x अपॉन x। मॉड x की प्रॉपर्टी सबको पता है कि वैल्यू प्लस x हो जाएगी जब x ग्रेटर देन 0, और माइनस x हो जाएगी जब x लेस देन 0। टेंडिंग टू 0 का मतलब है x की वैल्यू टेंडिंग टू a है, a का मतलब 0 है,
तो 0 से थोड़ा पहले जाना पड़ेगा और 0 से थोड़ा बाद में जाना पड़ेगा। 0 प्लस और 0 माइनस दोनों की वैल्यू निकालनी है और देख लेनी है कि राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट सेम आ रही है कि अलग अलग है। तो मॉड एक्स का केस जैसे है हमारे पास, तो हम 0 से थोड़ा बड़ा ले लेते हैं और 0 से थोड़ा कम। तो जब राइट हैंड लिमिट लेंगे हम, तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस एच। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू तो मॉड एक्स अपॉन एक्स है ही। जब 0 प्लस एच कर रहा है तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0 मॉड ऑफ 0 प्लस एच अपॉन सिंपल में 0 प्लस एच। तो 0 प्लस एच का मतलब 0 में कुछ वैल्यू ऐड हो रही है, यानी वैल्यू जो है वो 0 से बड़ी हो रही है। तो 0 से बड़े के लिए मॉड एक्स क्या दे देता है, जब मॉड हटता है तो प्लस दे देता है। तो यहाँ पर 0 प्लस एच के लिए क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 मॉड एच जो है वो एच बन जाएगा और अपॉन में भी एच है, तो एच अपॉन एच 1 आ जाएगा। बात क्लियर हो रही है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जो है वो 0 से बड़े की वैल्यू की बात हो रही है। लिमिट एच टेंडिंग टू 0 0 प्लस एच किया तो 0 में कुछ ऐड किया है, तो 0 से बड़े के लिए मॉड हट जाता है और प्लस एक्स आ जाएगा। तो यहाँ पर मॉड एच था, तो मॉड एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, एच। लेकिन जैसी बात आप लेफ्ट हैंड लिमिट की करेंगे, तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0 माइनस एच अपॉन सिंपल में 0 माइनस एच। तो अब ये बन जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू 0 माइनस ऑफ मॉड एच अपॉन माइनस एच। तो मॉड में चाहे प्लस हो या माइनस हो, वो तो प्लस ही दे देता है, लेकिन अपॉन में तो माइनस आ गया ना, तो ये हो गया एच अपॉन माइनस एच, तो ये वैल्यू आ गई -1। अब ये वैल्यू अगर -1 आ गई तो राइट हैंड लिमिट तो 1 आ रही है और लेफ्ट हैंड लिमिट -1 आ रही है, तो राइट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगी, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अभी तक जितने भी केसेस हम देख रहे हैं उसमें लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट का ही बन रहा है। कोई प्रॉब्लम इसमें? इससे ये क्वेश्चन इजी सा पूछा जाने वाला है, इतना टफ टास्क नहीं है ये। एक क्वेश्चन तो इस टाइप का हो गया जिसमें हमें एग्जिस्टेंसी चेक करनी है कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही है। एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन आता है जिसमें हमें कह देता है कि ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तो किसी कांस्टेंट की वैल्यू बताइए। वो भी देख लेते हैं क्वेश्चन उसका भी, जिसमें वो बोल देंगे कि भाई लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तो आप ये कांस्टेंट की वैल्यू बताइए क्या होगी। फाइंड के सो दैट लिमिट x टेंडिंग टू 2 fx exist where fx इक्वल टू f of x की वैल्यू क्या गिवन है, 2x प्लस 3 when x लेस देन और इक्वल टू 2 और x प्लस k when x ग्रेटर देन 2। ये दो वैल्यूज़ हमको गिवन है और हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी। एक चीज़ और मैं यहाँ पे आपको बता दूँ ऊपर, अगर यही क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में, वैसे तो ये इस टाइप के इतने इजी आने वाले नहीं हैं, लेकिन अगर कभी हमें चेक करना हो ऑब्जेक्टिव अप्रोच से, तो हम कैसे करते हैं, हम सीधे सीधे जो भी x की वैल्यू है उसको अपने फंक्शन में पुट कर देते हैं। जैसे देखो यहाँ पर हम राइट हैंड लिमिट निकाल रहे थे, तो राइट हैंड लिमिट के लिए हमारे पास x की जगह पे क्या रखना था, 1/2, और राइट हैंड लिमिट कौन फंक्शन दे रहा है, x -1,
तो इसी में x की जगह पे 1/2 डायरेक्ट पुट कर देना। अगर ये ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन होता तो ऑब्जेक्टिव में हम क्या कर देते, ऑब्जेक्टिव अप्रोच में क्या हो जाता, x की जगह पे जैसे यहाँ पे x -1 है तो 1/2 -1, तो सीधे ये -1/2 एक ही लाइन में सीधे सीधे हमको पता चल जाता है। फिर हमको ये पूरा सॉल्व करके निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम सीधे इसका आंसर बोल देते हैं कि आंसर क्या आ रहा है -1/2, जैसा कि यहाँ पे आया होगा। राइट हैंड लिमिट है, राइट हैंड लिमिट x तो 1 -1/2 आ गई। अब लेफ्ट हैंड लिमिट में फंक्शन क्या आ रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए ये x आ रहा है, तो x की जगह 1/2 सीधे रख देंगे क्योंकि y = x है और x की वैल्यू 1/2, तो देखो ये 1/2 पे दे रहा है तो ये 1/2 आ रहा है। तो इसमें भी हम कह सकते थे कि डायरेक्ट अगर हम अप्रोच लेते तो y या fx = x होता और x की जगह पे 1/2 पुट कर देते, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्टिव में हम सीधे सीधे हम चेक कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमें सब्जेक्टिव अप्रोच से ही क्वेश्चन हमें मिलने वाला है स्कूल लेवल में, तो हमें ये पूरा मेथड से दिखाना पड़ेगा। कोई फ़ायदा नहीं है इसमें कि हम पहले h रख रहे हैं, पहले +h और -h रख रहे हैं और बाद में h की जगह पे 0 रख रहे हैं, तो क्या फ़ायदा है ऐड और सब्सट्रैक्ट करने का जब h की जगह पे 0 ही रखना है। लेकिन इससे सिर्फ हमको मार्क्स मिलने वाले हैं स्कूल लेवल में। ऑब्जेक्टिव के केस में हम सीधे सीधे वैल्यू पुट कर देंगे। जैसे अगर ये ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन होता तो हम क्या करते हैं, x की वैल्यू 2 यहाँ पर भी रख देते हैं और x = 2 यहाँ रख देते हैं, तो ऑब्जेक्टिव अप्रोच में सीधे आंसर आ जाता है 2 × 2 + 3 और यहाँ 2 + k, तो k की वैल्यू क्या आ जाती, 4 + 3 7 -2 = 5, तो k की वैल्यू क्या आ जाती है 5। यहाँ पर हमें पूरा दिखाना पड़ेगा कि बाय राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 f(2 + h)। अब 2 से बड़े के लिए कौन सा फंक्शन होगा, तो 2 से बड़े का मतलब ये वाला हो गया > 2, तो फंक्शन f(x) = x + k है, तो f(2 + h) क्या हो जाएगा, तो x जहाँ पे x दिखता है वहाँ पर हमें 2 + h रख देना है, तो 2 + h + k, तो 2 + h + k और h की जगह पे 0 पुट कर देना है, टेकिंग लिमिट h की जगह जैसे ही आप 0 पुट करेंगे तो क्या मिल जाएगा यहाँ पे 2 + k। फिर लेफ्ट हैंड लिमिट जब लेंगे तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 f(2 - h)। 2 - h के लिए 2 से कम के लिए ये फंक्शन है जिसमें वैल्यू 2x + 3 लेनी है, तो f(x) की वैल्यू अब 2x + 3 लेनी है, तो f(2 - h) क्या हो जाएगा, x की जगह जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ 2 - h रखना है, तो 2 - h, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 2 × 2 - h + 3 और h की जगह पे 0 रख दिया तो 4 और 3, तो ये हो गया 7 और लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो मतलब राइट हैंड लिमिट किसके इक्वल हो गई, लेफ्ट हैंड लिमिट के, तो ये हो गया 2 + k = 7, तो k की वैल्यू क्या आ गई 5। तो इस तरीके से पूरा मेथड से सॉल्व करेंगे तो इतना बड़ा काम करना पड़ेगा हमें। और ऑब्जेक्टिव अप्रोच में ये 2 लाइन या 1 लाइन में सीधे आंसर आ जाएगा, पर लेकिन स्कूल लेवल में हमको करके ये दिखाना पड़ता है, ठीक है ना। तो ज़रूर आप दोनों को सीखें। ऑब्जेक्टिव में सीधे सीधे आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे और सीधे आंसर निकाल लेंगे। कोई प्रॉब्लम इस टाइप के क्वेश्चंस में, 2 ही 3 टाइप के क्वेश्चन इसमें है NCERT में, जो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालने वाले। जैसे इसमें एक कांस्टेंट आया, अभी एक क्वेश्चन करेंगे उसमें 2 कांस्टेंट a और b होंगे, ये भी NCERT की बुक का ही क्वेश्चन है। उसमें कहेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, तो उसमें भी 2 इक्वेशन बन जाएंगे a और b में। जैसे इसमें एक इक्वेशन बन रही है कि डायरेक्ट वैल्यू मिल गई क्योंकि एक ही अननोन है, तो एक इक्वेशन से काम चल जाएगा, वहाँ पर 2 अननोन हो जाएंगे। क्वेश्चन है हमारा, इफ लिमिट x टेंडिंग टू 1 f(x) = f(1),
अच्छा, ये जो दिया हुआ रहता है, ये जो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 f(x), इसका मतलब ही है कि वो कह रहे हैं राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि राइट हैंड लिमिट भी कह रहा है वो और लेफ्ट हैंड लिमिट भी। तो जब भी कभी कहेगा कि इसकी वैल्यू निकालो, तो इसका मतलब वो राइट हैंड लिमिट भी चाहते हैं कि निकालो आप, और लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकालो। f(1) का मतलब x की जगह पे 1 रख दिया गया, बस ये ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन है ये दिया हुआ है, व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यू ऑफ a एंड b। a और b की पॉसिबल वैल्यू बतानी है। इफ f(x) की वैल्यू जो है वो इस तरीके से गिवन है, a + bx, यहाँ पर है 4 और यहाँ पर है b - ax। ये है जब x <1, ये x = 1 और ये x > 1। तो आप सॉल्व करें और बताएं, एक लाइन में सीधे आंसर आएगा। ये कुछ ज़्यादा बड़ा काम करने की ज़रूरत नहीं है हमको, सीधे सीधे x की जगह पे 1 पुट कर देना है तीनों में और इक्वेट कर देना है। तीनों में क्या, दोनों में ही करेंगे। तीसरे में तो f(1) की इक्वल है, तो f(1) की वैल्यू तो क्वेश्चन में गिवन ही है। कितनी है f(1) की वैल्यू? 4। इसका मतलब ये लिखा है ना, f(1) की वैल्यू क्या है? 4 है। ये है f(x) और ये 4 है और ये x = 1 पे, तो इसका मतलब f(1) की वैल्यू क्या है? 4। और ये 4 हो जाएगी तो राइट हैंड लिमिट भी 4 और लेफ्ट हैंड लिमिट भी 4। तो दो इक्वेशन हमारी बन जाएंगी कि राइट हैंड लिमिट की वैल्यू भी 4 गिवन है और लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू भी 4 गिवन है। तो हमें राइट हैंड लिमिट निकालना है और लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है और इनको 4 के इक्वल कर देना है। राइट हैंड लिमिट निकालना है और लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है, दोनों को 4 के इक्वल करना है। तो प्रॉपर मेथड से अगर आप करोगे तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 f(1 + h), 1 से बड़े के लिए कौन सा फंक्शन होगा? नीचे वाला ये लिखा है 1 से बड़े के लिए ये, तो फंक्शन हो जाएगा b - ax। और हमें तो चाहिए f(1 + h) के लिए, तो f(x) की जगह जब 1 + h रखोगे आप तो x ये हो जाएगा b - a और a की जगह 1 + h, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 b - a × 1 + h। और h की जगह पे 0 जैसे ही पुट करेंगे तो देखो b - a मिलेगी। और यहाँ पर अगर आप डायरेक्ट भी पुट करते हैं x की जगह पे 1, तो यहाँ क्या मिलता? b - a, तो b - a की वैल्यू 4 और यहाँ b + a मिलता, वो भी 4। तो b - a और b + a दोनों 4 हमको मिल जाते हैं। तो ये मिल गया b - a = 4, ये इक्वेशन बन गई। सिमिलरली b + a अगर हम करेंगे तो वो भी 4 हो जाती। इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो ये हो जाएगा 2b = 8, तो b = 4 और b की वैल्यू 4 है और a + b भी 4 है और b की जगह पे भी 4 है, तो a की वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? 0। तो आंसर आ गया 0 और 8, a की वैल्यू 0 और b की वैल्यू 4। तो बताइए इसमें कोई प्रॉब्लम? कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो, मॉड का हो या जो भी हो, उसमें हमें ऐसे ही सॉल्व करना है और डायरेक्ट वैल्यू बतानी है इससे। x टेंडिंग टू a का मतलब बस हमें पता होना चाहिए कि x टेंडिंग टू a का मतलब क्या है। x की वैल्यू नॉट इक्वल टू a, x एज्यूम वैल्यू नियरर टू a, मतलब लगभग a की इक्वल है लेकिन a की एग्जैक्टली इक्वल नहीं है। तो जब भी कभी हमें किसी फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे नहीं मिलती है तो हम नेबरहुड पॉइंट ढूंढ लेंगे, उसके थोड़ा पहले और थोड़ा बाद में, और उन दोनों पे वैल्यू अगर सेम है तो हम कह देंगे कि उस पॉइंट पे भी वैल्यू
सेम होगी और वो हो जाएगा हमारी वैल्यू और वो हमारे लिमिट्स का आंसर। कोई प्रॉब्लम इसमें? अब उसके बाद कुछ इसकी थ्योरम्स हैं लिमिट्स की, वो लिख लेते हैं। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ लिमिट्स। फिर अभी और क्वेश्चंस हम करेंगे इसके एग्जिस्टेंसी के। दो ही टाइप के क्वेश्चन है, एक कैपिटल में मतलब दो मिल जाएंगे ए और बी, और नहीं तो फिर एक ही मिलने वाला है, किसी कांस्टेंट की वैल्यू बताइए। तो नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ लिमिट्स। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ लिमिट्स। क्या क्या फंडामेंटल्स होंगे इनके वो लिख लेते हैं। कोई भी फंक्शन अगर है, कोई भी फंक्शन होगा तो उसकी हमेशा एक ही लिमिट होगी, ठीक है ना। हर एक फंक्शन की एक लिमिट होगी, ऐसा नहीं कि एक फंक्शन की दो दो या तीन तीन लिमिट्स हो। लिमिट्स का मतलब समझते ही हैं कि लोग नहीं, जैसे नॉर्मली आप यूज़ कर लेते कि भाई आप अपने लिमिट्स में रहो या औकात में रहो, ऐसे नहीं बोल देते हैं। तो हर आदमी की अपनी एक लिमिट है, उसके बाद वो फट जाएगा, है कि नहीं, गुस्सा हो जाएगा वो कि भाई अब बस बहुत हो गया, लिमिट से बाहर आ गया। तो हर आदमी की जैसे अपनी एक लिमिट है, वैसे ही हर फंक्शन की एक अपनी एक लिमिट है। तो लिख लेंगे ईच फंक्शन हैज़ ओनली वन लिमिट। हर एक फंक्शन की एक लिमिट होगी। उसके बाद जैसे आपने डिफरेंशिएशन बेसिक्स में पढ़ा था, उसमें हम डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स को हर जगह भेज देते थे। जैसे मान लिया हमारे पास ऐसे होता था फंक्शन, जैसे लिमिट्स में एक्सटेंडिंग टू ए है, एफ एक्स है और प्लस जी एक्स है, तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जैसे dy बाई डी एक्स डिस्ट्रीब्यूट होता था, वैसे ये भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। प्लस होगा तो प्लस में चला जाएगा। दो फंक्शन अगर हमने एफ एक्स और जी एक्स ले लिया है, और अगर प्लस में है लिमिट, बाहर लिमिट लिखी हुई, तो वो दोनों में अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। प्लस में हो या माइनस में हो या मल्टीप्लाई में हो या डिवाइड में हो, सब में ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो ये चार प्रॉपर्टी बन गई इसकी। ये एफ एक्स प्लस जी एक्स हो या एफ एक्स माइनस जी एक्स हो या एफ एक्स मल्टीप्लाइड बाई जी एक्स हो या एफ एक्स डिवाइडेड बाई जी एक्स हो, सब में ये बनने वाला है। लिमिट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। अगर कोई कांस्टेंट है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए के एफ ऑफ एक्स है, तो के जो है वो बाहर आ जाएगा और बाद में लिमिट जो है वो हमेशा एक्स के पास पहुंच जाएगी। तो इस टाइप का केस होगा तो लिमिट यहाँ पर पहुंच जाएगी। कई बार क्या होगा कि लिमिट जो है वो पावर में गिवन होगी, फंक्शन जो है हमारा पावर में होगा। जैसे लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स है और उसकी पावर जी एक्स है, तो दोनों में लिमिट आ जाएगी। लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स इसके साथ भी डिस्ट्रीब्यूट हो गई और लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए जी एक्स, जहाँ जहाँ पे एक्स दिखाई देगा वहाँ पर लिमिट पहुँच जाएगी। लॉग का कोई फंक्शन होता है, जैसे लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए दिया हुआ है, लॉग ऑफ एफ एक्स, तो अब हम क्या करेंगे, लॉग को बाहर निकाल देंगे और लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स। तो लिमिट जो है वो सभी के पास पहुंचने वाली है, इस बात का हमको ध्यान रखना है। ठीक है, कोई ऐसा फंक्शन है जिसमें सिर्फ ऊपर ही है फंक्शन, लिमिट नीचे दी हुई है, जैसे मान लिया लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए ई टू द पावर एफ एक्स दिया हुआ, तो हम क्या करेंगे, ई टू द पावर में सीधे पहुंच जाएंगे लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स। तो ये कुछ फंडामेंटल्स हैं जो बेसिक्स हैं एकदम,
और ये सब वहीं पहुंचने वाले हैं जो डिफरेंशिएशन में हमने ऐसे ही काम किया हुआ है, बस डिफरेंशिएशन में रूल अलग अलग हो जाते हैं हमारे, प्लस और माइनस में तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हमने मल्टीप्लाई वाला रूल पढ़ा है और डिवाइड में डिवाइड वाला रूल पढ़ा है। लिमिट्स जो है वो सब में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी इजीली। ठीक है, अगर अपॉन में है तो अपॉन में, इनटू में है तो इनटू में, पावर में है तो पावर में पहुंच जाएगी, लॉग के साथ है तो लॉग में, कांस्टेंट है तो वो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। ओके, इसमें कोई प्रॉब्लम? अब बात करते हैं अपने इनडिटर्मिनेट फॉर्म की। ये अब यहाँ से हमारा थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव अप्रोच स्टार्ट होगा कि ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे और क्या क्या है इसमें, कौन कौन सी फॉर्म हमें इसमें मिलने वाली है। तो ये जो है इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, इनको हम क्या बोल देते हैं, इनडिटर्मिनेट फॉर्म। और ये कौन कौन सी होंगी ये लिख लेते हैं। इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स आर इनडिटर्मिनेट फॉर्म कौन कौन सी हो जाएंगे, 0 अपॉन 0 हो जाएगी, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी हो जाएगा, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा, 0 इंटू इन्फिनिटी का केस मिलेगा, 1 टू द पावर इन्फिनिटी का केस मिलेगा, ये भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, 0 टू द पावर 0 का केस मिलेगा और इन्फिनिटी टू द पावर 0। ठीक है, तो ये सारी की सारी फॉर्म हमें इस क्वेश्चंस में अपने मिलने वाली है। इन सारी फॉर्म को हम क्या बोल देते हैं, इनडिटर्मिनेट फॉर्म। जैसे अभी आपने एक क्वेश्चन देखा था, मैं बहुत छोटा सा एग्जांपल ये दे रहा हूँ इसका, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए, ये हमारे पास था ना, एक्सटेंडिंग टू ए की जगह पे मैं लिख लेता हूँ एक्स इज टेंडिंग टू 2, एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2। जैसे ही आप x की जगह पे 2 पुट करेंगे यहाँ पे, तो देखो 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 4 और ये 2 माइनस 2, तो देखो ये मिल रहा है ना 0 अपॉन 0 का फॉर्म। मैक्सिमम केसेस में जो आपके एनसीईआरटी में है वो तो 0 अपॉन 0 और इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी के ही फॉर्म मिलेंगे, यही दोनों मिलने वाले हैं, 0 अपॉन 0 और इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी। अभी जब हम जेई के क्वेश्चन करेंगे तो कई सारे फॉर्म ऐसे भी मिलेंगे जिसमें 1 की पावर इन्फिनिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जेई वालों का फेवरेट है कि 1 टू द पावर इन्फिनिटी। ठीक है, तो इसका भी खास ध्यान रखना है। फिर 0 की पावर 0 और इन्फिनिटी की पावर 0, ये भी मिलेगा हमको। ये सारी इनडिटर्मिनेट फॉर्म कहलाती है, इनको हमें सबको चेंज करना पड़ेगा 0 अपॉन 0 और इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी के फॉर्म। ठीक है, ये सारी फॉर्म जो है ये 7 टाइप्स की, तो ये सारी की सारी इनडिटर्मिनेट फॉर्म होगी। एनसीईआरटी में अपने जो मिलेगा वो या तो 0 अपॉन 0 का मिलेगा या मैक्सिमम इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी का मिलेगा, तो ये 2 तरह की फॉर्म मिलेगी। बाकी अपने जेई लेवल में ये सारी मिलने वाली है, 0 अपॉन 0, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी। फिर अभी मैं एक शॉर्टकट भी बताऊंगा, एक मेथड है, एल हॉस्पिटल रूल है, अगले टर्म पे हम बात करेंगे उसकी। उसमें क्या होगा, उससे क्वेश्चन जो लिमिट्स के आपके काफ़ी बड़े बड़े होते हैं वो बहुत छोटे एक एक लाइन में सीधे सीधे आंसर आएंगे। ठीक है ना, जो हम सब्जेक्टिव अप्रोच से एक एक पेज का क्वेश्चन करेंगे वो ऑब्जेक्टिव अप्रोच से एल हॉस्पिटल रूल से बहुत छोटा होने वाला है। तो उनके सबके बारे में बात तो हम खैर अगले टर्म पे करेंगे, अभी नहीं कर सकते। अभी हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि बोर्ड लेवल के क्वेश्चन, जैसे ये क्वेश्चन है, ये बोर्ड लेवल का क्वेश्चन है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2। तो हमने देखा कि इसकी फॉर्म जो है वो, जैसे ही हम x की जगह पे 2 पुट कर रहे हैं तो ये जो फॉर्म्स हैं वो क्या आ रही हैं, 0 अपॉन 0 की फॉर्म।
तो हम इसमें अभी हमने सॉल्व करने का मेथड तो बताया है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। फैक्टराइज कर देंगे। अगर 0/0 और इन्फिनिटी का केस बनता है तो हम x की जगह पे 2 डायरेक्ट पुट नहीं कर सकते, तो हम पहले डायरेक्ट पुट नहीं कर पाएंगे। तो हम पहले इसको फैक्टराइज करेंगे, फिर कट करेंगे, फिर टेकिंग लिमिट करके आंसर 4 लेके आएंगे। ये तो पुरानी बात होगी। अभी हम इसमें पढ़ने वाले हैं जितनी लिमिट्स है उनके मेथड, किस किस टाइप के मेथड्स होंगे। कभी डायरेक्ट मेथड का यूज़ करेंगे, कभी हम करेंगे कि लिमिट जो है वो इरेशनल फंक्शन अंडर रूट वाले हैं उनका कैसे करेंगे। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन देखेंगे, टाइप्स ऑफ मेथड्स देखने वाले हैं कि किस किस टाइप के क्वेश्चन मिलने वाले हैं। इसमें से फर्स्ट हो जाएगा, यहाँ पर लिख लेते हैं हेडिंग, इवेल्युएशन ऑफ एल्जेब्रिक लिमिट। पहले तो यही हेडिंग लिख लेते हैं, इवेल्युएशन ऑफ एल्जेब्रिक लिमिट। इवेल्युएशन ऑफ एल्जेब्रिक लिमिट। और इसमें सबसे पहला मेथड हम पढ़ेंगे डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड। लिमिट्स निकालने का सबसे इजी मेथड जो होता है वो होता है डायरेक्ट मेथड, इसको बोलते हैं डायरेक्ट मेथड या डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसमें क्या है, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं होती है। सीधे सीधे जो भी हमें एक्सटेंडिंग टू ए दिया होता है हम ए को डायरेक्ट पुट कर देते हैं। क्यों पुट कर देते हैं? क्योंकि अपॉन में 0 का टेंशन ही नहीं होता इसमें। इस तरह के जितने भी क्वेश्चन होंगे, जैसे क्वेश्चन 1 देखते हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 3x² + 4x - 5। अब इसको सॉल्व करना है हमको। अब इसमें कोई टेंशन नहीं है, हम कभी भी लिमिट डायरेक्ट कब नहीं पुट कर पाएंगे, जब अपॉन में 0 हो, क्योंकि ये तो अनडिफाइंड हो जाता है। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि जब भी कभी अपॉन में 0 का टेंशन होगा तब हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ नहीं कर पाएंगे। जैसे यहाँ ऊपर हम नहीं कर पाए क्योंकि अपॉन में 0 आ रहा था, लेकिन यहाँ तो कर सकते हैं, अपॉन का टेंशन ही नहीं। ऊपर 0 आ जाए तो कोई टेंशन नहीं। तो यहाँ लिख लेंगे डायरेक्ट टेकिंग लिमिट, और क्या आंसर आ जाएगा हमारा, 3 × 1² + 4 × 1 - 5। तो आंसर हो गया 2। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है हमारे वो हम डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, डायरेक्ट हम पुट कर सकते हैं, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। कई बार क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें हमें डायरेक्ट नहीं पुट कर सकते, जैसे अभी हमने ऊपर किया है कि ये भी क्वेश्चन है x² - 9/x - 3। तो हम क्या करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन में, पहले अपॉन में 0 का टेंशन आ रहा है, 3 रखने पे अपॉन में 0 आ रहा है, तो हम डायरेक्ट नहीं पुट कर सकते। तो हम पहले इसको फैक्टराइज करेंगे, x + 3 और x - 3, और अपॉन में पहले जो 0 हो रहा था उसकी टेंशन को हटा देंगे, और फिर टेकिंग लिमिट, जैसे लिमिट ले लेंगे यहाँ पर, लिमिट लेने के बाद हमारा 3 + 3 यानी कि 6 आंसर हो जाएगा। तो बात क्लियर है। कई बार हमारे क्वेश्चन फैक्टराइज करने पड़ेंगे, हो सकता है फैक्टराइज करने के बाद सॉल्व हो रहा हो। फैक्टराइज करने के बाद जब अपॉन में 0 का टेंशन खत्म हो जाएगा तब हम वैल्यू पुट करेंगे, डायरेक्ट वैल्यू पुट नहीं कर सकते। तो ये कुछ आपके SW है, आप लिख लें और इनको ज़रूर सॉल्व करें। लिमिट x टेंडिंग टू 2 x² - 3x + 2 अपॉन x² + x - 6। इसके आंसर्स में मैं बता देता हूँ। आंसर 1/5। दूसरा क्वेश्चन हमारा है लिमिट x टेंडिंग टू 1 2x - 3 √x - 1 होल डिवाइडेड बाई 2x² + x - 3। आंसर है -1/6। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो हमें डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करना है।
और इसमें फैक्टराइज होने के बाद फिर हम वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो इसको हम बीच में हम ले आए हैं, इसको हम फैक्टराइजेशन मेथड भी बोलेंगे आगे। ये जो टाइप है, ये जो हमारा था, ये तो डायरेक्ट मेथड का था, ये इसको हम बल्कि दूसरा मेथड भी बोल देते हैं। ये जो पहला था वो तो डायरेक्ट मेथड था, अपॉन में ज़ीरो की टेंशन नहीं। यहाँ पर इसको हम बोल देते हैं फैक्टराइजेशन मेथड, कि पहले फैक्टराइज करो उसके बाद फिर वैल्यू पुट करो। तो इसको हम एक नया नाम और दे देते हैं। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन में अपॉन में ज़ीरो का टेंशन ही नहीं, तो आप पुट करते जाओ। फैक्टराइजेशन मेथड में पहले आप फैक्टराइज करो, उसके बाद जब अपॉन में ज़ीरो का टेंशन ख़त्म हो जाएगा तब हम वैल्यू पुट करेंगे। तो इसको हम क्या बोलेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड। तो ये दो मेथड लिमिट्स इवेलुएट करने के हो जाएंगे। ठीक है, एक ये और लिख लेते हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2x² माइनस 5x प्लस 6 डिवाइडेड बाई x² माइनस 4। ठीक है बच्चों, तो आज इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट टाइम पे करेंगे। और भी कई सारे टाइप्स होंगे लिमिट्स के, आप NCERT का जितना भी है इससे रिलेटेड वो ज़रूर कंप्लीट करें।